अगर कोई भी दान देता है वक्फ बोर्ड को, हम्म तो उस जमीन का पहले सर्वे होगा, सर्वे कमिश्नर के द्वारा, फिर वो चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट देगा, फिर चीफ सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन जारी करने के लिए वो कहेगा, अनुशंसा करेगा। इसका मतलब एक लंबा प्रोसीजर है। तो कहने का मतलब है कि पहले वाला जो प्रोसीजर ठीक था। अब क्या है, अब इन्होंने क्या बोला है कि जो नेशनल सेंट्रल जो काउंसिल है, तो उसमें 2 नॉन मुस्लिम्स होंगे। अब ये बात जो है समझ से परे है कि भाई संपत्ति उनकी, वो मिसयूज कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, उसमें नॉन हिंदू का क्या नॉन मुस्लिम्स का वहाँ पर क्या जरूरत है? क्या उनमें इंटेलेक्चुअल्स लोगों की कमी है, पढ़े लिखे लोगों की कमी है? बहुत अधिक लोग हैं उसमें। तो वहाँ नॉन मुस्लिम्स की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, मान विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए, गद्दार हर कम्युनिटी में है, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी है, मुसलमान हो, तो उसमें ऐसे भी मुस्लिम है जो इसका विरोध नहीं कर, स्वागत कर रहे हैं। बट ऐसे मुस्लिम है, या तो वो एकदम उनको नहीं पता है इसका इतिहास क्या है, या इसका जो ड्रॉबैक्स क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है, इसका कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, आउटकम्स क्या होंगे, ऐसे लोग जो है वो स्वागत कर रहे हैं। या फिर दलाल किस्म के जो मुस्लिम है, जो जिनको संरक्षण प्राप्त है सरकारों से, वो खुश हैं। जहाँ तक जो वक्फ बोर्ड है या इसकी प्रॉपर्टी है, परिसंपत्तियां हैं, इसको देखने समझने के बाद ये समझ में आया है कि इसका मैनेजमेंट उनके द्वारा ही होना चाहिए, क्योंकि ये उनकी संपत्ति है, उनके पूर्वजों की दान दी हुई संपत्ति है। इस संपत्ति से हिंदुओं का क्या लेना देना है? इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जो मुस्लिम खुश हो रहे हैं, इससे उनके जीवन में क्या परिवर्तन होगा ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे उनके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। सर, क्या ये वक्फ बिल जो आया है, ये संविधान के खिलाफ है? नहीं, बिल्कुल खिलाफ। अभी तो बताया कि आर्टिकल 14, 25, 26, 29 का वायलेशन है। अगर किसी भी एक्ट का वायलेशन अगर कोई भी बिल कर रहा है, तो संविधान विरोधी है, सीधा सीधा है। जी, लास्ट सवाल आपसे सर, कि जैसे पहले भी लाया गया था बिल और अब के बिल में क्या अंतर है? नहीं, पहले पहले जो 2013 जो था, अभी लास्ट 2013 में संशोधन हुआ कांग्रेस के टाइम में, तो उसमें ये था कि 2013 से पहले पहले जो है ना, स्टेट वक्फ बोर्ड में महिला महिला शामिल नहीं थी। बट 2013 में जो अमेंडमेंट आया, उसमें उसमें स्टेट वक्फ बोर्ड में 2 महिला को शामिल किया, जबकि पहले नहीं थी। अब ये सरकार क्या कह रही है, 2025 का जो इन्होंने पास किया है, इसमें सरकार क्या कह रही है, महिलाओं को मौका हमने दिया। आपने कहाँ दिया? वो तो 2013 में कांग्रेस ने दिया। दूसरी बात क्या था कि पहले प्रोसीजर ये था, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि अगर कोई भी दान देता है वक्फ बोर्ड को, तो उस जमीन का पहले सर्वे होगा, सर्वे कमिश्नर के द्वारा, फिर वो चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट देगा, फिर चीफ सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन जारी करने के लिए वो कहेगा, अनुशंसा करेगा। इसका मतलब एक लंबा प्रोसीजर है। तो कहने का मतलब है कि पहले वाला जो प्रोसीजर ठीक था। अब क्या है, अब इन्होंने क्या बोला है कि जो नेशनल सेंट्रल जो काउंसिल है, तो उसमें 2 नॉन मुस्लिम्स होंगे। अब ये बात जो है समझ से परे है कि भाई संपत्ति उनकी, वो मिसयूज कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, उसमें नॉन हिंदू का क्या नॉन मुस्लिम्स का वहाँ पर क्या जरूरत है? क्या उनमें इंटेलेक्चुअल्स लोगों की कमी है, पढ़े लिखे लोगों की कमी है? बहुत अधिक लोग हैं उसमें। तो वहाँ नॉन मुस्लिम्स की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। दूसरी बात क्या क्या इसमें है, अभी अभी ये खबरें आ रही है कि जो नायडू और नीतीश ने जो समर्थन दिया है, वो इस आधार पे दिया है, क्योंकि पहले इसमें था प्रोविजन की जो है, जो वक्फ बोर्ड की जमीनें होंगी, तो उसका सर्वे कलेक्टर करेगा। कलेक्टर करेगा, कलेक्टर डिसाइड करेगा कि इसका क्या करना है। पहले था, लेकिन नायडू और जो जो है ये नीतीश नीतीश, इन्होंने जो सपोर्ट किया, समर्थन किया, इस आधार पे किया है, इन्होंने चेंज करवाया कि कलेक्टर का रोल जो है उसको हटा दो, तब इन्होंने सपोर्ट किया है। लेकिन अभी ये खुलासा नहीं हुआ कि उन्होंने हटाया है या नहीं हटाया है। अभी अभी पता चलना बाकी है कि उसमें मूल बातें क्या है। तो मुझे ये लगता है कि कलेक्टर को अधिक राइट्स दे देना वो उचित नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि देश में 70% आईएएस जो है वो ब्राह्मण है।
और अगर उनको आप ज्यादा पावर देते हैं तो वो अपने जिले में जितनी वक्फ बोर्ड की जो परिसंपत्तियां हैं उसको हड़पने का काम वो करेगा। इसलिए इसको कलेक्टर को दूर रखना चाहिए। जो इसका बोर्ड है, जो इसका प्रोसीजर है, वो काफी है, उसी के तहत ही होना चाहिए। सर जैसे ये बिल है पास हुआ है, इसका दारोमदार नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ये सर्वे सर्वा है। अगर नुकसान होता है मुसलमानों का तो ये सारे जिम्मेदारी ये होंगे? नहीं, बिल्कुल होंगे। आप देखिए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पूरे देश में। और जहाँ भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहाँ नायडू और नीतीश कुमार के पुतले फूंके जा रहे हैं और निश्चित रूप से यही दोषी होंगे। आज के हालात में अगर हम ये कहें कि देश के दो दुश्मन नायडू और देश के दो गद्दार नायडू और नीतीश कुमार, अगर हम ये कहें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि अभी अभी जो है लगभग लगभग जो है 2014 से अब तक जो बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार ने कैसे देश को लूटा, कैसे देश को बर्बाद किया, ये पूरी दुनिया जानती है। इसके बावजूद नायडू और नीतीश ने एक सेकंड नायडू और नीतीश ने सपोर्ट किया और इस ये जो अत्याचारी संविधान विरोधी सरकार को सत्ता में ये दो लेकर आए। और दो दो जो लेकर आए इनकी अपनी अपनी कमजोरी है। इनकी कमजोरी के वजह से आज पूरे देश के लोग जो है वो परेशान हैं और भुगतान कर रहे हैं। नायडू जो पहली बार जो विधायक बना था, मंत्री बना था, तो वो ऑटो से जाता था विधानसभा। आज अरबों खरबों का मालिक है नायडू। उस पर कई सारे केसेस लॉन्च है, कई सारे केसेस उस पर चल रहे हैं। तो वो अपने अपने आप को जेल जाने से बचाने के लिए वो बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहा है। और वही नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार जो है बिहार का कलंक है, बिहार का कोढ़ है। अभी जो है अभी शायद मार्च में 29 या 30 मार्च को अमित शाह गए थे वहाँ बिहार। तो ये बिहार में जाकर अमित शाह ने घोषणा किया है कि एनडीए का हमारा जो चेहरा होगा, बिहार में अभी नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा, तो अमित शाह जी ने कहा कि हमारा एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। इस नाम पर नीतीश कुमार ने धोखा दिया मुसलमानों को और उसने बिल का समर्थन किया। तो नीतीश का इरादा ये है कि जब तक वो जिंदा रहे वो बिहार में मुख्यमंत्री रहे। एक जो है पद एक को चाहिए, दूसरे को जेल जाने से बचना है। इसलिए दोनों जो है ये संविधान विरोधी सरकार को जो है ना सेंटर में सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा देश इसका खामियाजा भुगत रहा है। सर जी, जिस तरह से मुसलमान खुल करके बीजेपी को वोट नहीं देते, लेकिन नीतीश को और नायडू को, चंद्रबाबू नायडू को तो मुसलमान वोट देते हैं, तो नहीं क्या? तो इसलिए देते हैं क्योंकि देखिए मुसलमानों के बारे में मेरा एक ओपिनियन है और मेरा नहीं, ये ओपिनियन ये है कि जो हालात, जो स्थिति दलितों का है इस देश में, कहीं उससे बदतर मुसलमानों का है। इसलिए है, सुनिएगा, इसलिए है क्योंकि ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, पता नहीं इनके दिमाग में क्या हो गया है। जिनके पूर्वजों ने 800 साल राज किया इसी देश में, खानदानी सुल्तान हुआ करते थे, वो आज एकदम मरा हुआ समाज है। और ये मुस्लिम समाज के लोग अपने जो है ना अपने रहनुमा को ढूंढते हैं, पहलवान ढूंढते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी को ढूंढेंगे, बिहार में नीतीश कुमार को ढूंढेंगे, यूपी में अखिलेश यादव को ढूंढेंगे, मुलायम सिंह को ढूंढेंगे, दिल्ली में केजरीवाल को ढूंढेंगे। जबकि कांसी राम साहब ने क्या कहा था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो जो स्थिति दलितों की है वही सेम स्थिति मुसलमानों की है। अब सवाल है कि इसके बावजूद भी नहीं मिलते। अगर ये दोनों मिल जाएं, जो पीटे पिटाए अगर मिल जाएं, तो एक बड़ी शक्ति जो है तो उभर के सामने आएंगे और शायद सामंतवादी और विनाशकारी सरकार का जवाब दे सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। सर मेरा एक सवाल इसी में थोड़ा मेरे मन में है कि जिस तरह से अछूत हिंदुओं के लिए अछूत है, उसी तरह तो मुसलमानों के लिए वो अछूत है। नहीं, बिल्कुल है। जो दलित आज लड़ाई जो है मनुवाद से, लड़ाई दलित लड़ रहा है, कहाँ मुस्लिम लड़ा। मुस्लिम को तो रहनुमा चाहिए, पहलवान चाहिए। जबकि मुस्लिम समाज को ये सोचना चाहिए कि इस देश में जो उसकी स्थिति है वो दलितों जैसी ही है। एक सेकंड, दलितों जैसी जी। तो जब टूटे पीटे एक साथ मिलेंगे तो एक विकल्प तैयार होगा, लेकिन उन्हें मानते। दलित जो है वो हिंदुओं के लिए भी अछूत है और मुसलमानों के लिए अछूत है, वो भी अपने बराबर का दर्जा नहीं देते। इसलिए नतीजा ये है कि वे भी कुट पीट रहे हैं, दलित भी कुट पीट रहे हैं। तो सर क्या
मुसलमान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और दलित लड़ाई अपना खुद लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ेंगे तो क्या जीत हासिल होगी दोनों को? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, इसीलिए तो देश में कुटाई पिटाई हो रही है। मुस्लिम समाज तो लड़ ही नहीं रहा है। सच्चाई ये है कि मुस्लिम समाज नहीं लड़ रहा है। मुस्लिम समाज क्या है कि मुस्लिम समाज का जो ब्रेन है ना, ब्रेन वॉश किया गया है। क्या किया गया है कि बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट दो। नहीं, अब दिल्ली में क्या हुआ कि बीजेपी को हराना है तो केजरीवाल को वोट केजरीवाल दो। तो हर स्टेट में इनका ब्रेन वॉश किया गया है कि बीजेपी से बचना है तो इसको जिताओ। मतलब केवल जिताने के लिए मुसलमान पैदा हुआ है। मुसलमानों को रोजी रोटी शिक्षा अधिकार वो उसकी बात ही नहीं करता, क्योंकि उस लेवल की उसकी जो सोच है वो डेवलप ही नहीं हो पा रहा है। और क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उसको पहले से ही दिमाग में डाला जा रहा है कि बीजेपी को हराना है तो इसको जिता दो। तो मुसलमानों को उससे काफी ऊपर उठने की जरूरत है, और जो है केवल हराने जिताने से काम नहीं चलेगा, चलो ठीक है उनको एक सर विकल्प तैयार करना जी। पड़ेगा। जो गलतियां हिंदुओं दलितों से हो रहा है, मुसलमानों से हो रहा है, आप बताइए। जो वक्फ बिल पास हुआ है, आप जैसे लोग अगर जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए इस बिल के बारे में? नहीं, इस बिल के बारे में जो है पहली बात तो ये कि मुस्लिम समाज को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि किसान किसान जो 3 बिल वो आया तो था। कर ही रहे हैं सर, हाँ, आप जैसे लोग क्या करेंगे? मैं बता जी। रहा हूँ, जैसे किसान किसान विरोधी बिल पास हुआ था, हम्म किसानों ने विरोध किया, हम्म वापस हुआ। हम्म उससे कहीं ज़्यादा मुस्लिम समाज को पूरे देश में शहर-शहर, गाँव-गाँव इसका विरोध करना चाहिए, नंबर 1। हम्म नंबर 2, दलित समाज को खुलकर उनका सपोर्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा, जब वो कहीं उनको समझ में आएगा तो दोनों कूटे-पिटे एक साथ होंगे, और एक साथ होंगे तो निश्चित रूप से बड़ा विकल्प बनेगा। क्योंकि ये बारी-बारी से ये जो सरकार है, अगर हिंदुओं में अगर या अंधभक्तों में अगर खुशी की लहर है, हो सकता है कि हिंदू खुश हों। आप भी तो हिंदू हाँ, हैं सर। नहीं, सुनिए, हो सकता है कि हिंदू खुश हो कि भाई मुसलमानों के लिए ऐसा होना चाहिए, हम्म मोदी सरकार ठीक कर रही है। हम्म अगर ऐसा है तो ऐसे लोग जो है नासमझ हैं। इसलिए नासमझ हैं क्योंकि जो है समय सबका आएगा बारी-बारी से। हम्म ये सरकार उनकी ज़मीन छीनकर ऐसा नहीं कि हिंदुओं को दान में देगी, ये अपने जो इनके जो यार दोस्त हाँ, है। यार दोस्त है रहनुमा उनको ये देगी। अभी मैं जो है ना 1 सेकंड आप टाइम देंगे, मैं हम्म आपको थोड़ा-सा छोटा-सा डेटा है। हम्म 200 साल पहले हम्म सेना सेना की जो ज़मीन है उसके लिए कानून अंग्रेज़ों ने बनाया कि सेना की ज़मीन किसी भी हालत में सरकार नहीं बेचेगी। हम्म उसको बदल दिया मोदी जी ने, हम्म और बदल के अयोध्या में अडानी को सेना की ज़मीन दी है। अच्छा। ये पहली बात। जी। दूसरी बात देखिए, इसमें जो है असम असम में जो दलित वहाँ के हैं, दलित आदिवासी, हम्म असम में दलित आदिवासियों के 3800 हेक्टेयर ज़मीन, हम्म असम में दलित आदिवासियों के 3800 हेक्टेयर ज़मीन हम्म बीजेपी की सरकार ने छीनकर हम्म बीजेपी की सरकार ने छीनकर बाबा रामदेव हम्म उर्फ जो है लाला रामदेव हाँ को दिया। ये दूसरा डेटा है। तीसरा देखिए, 400 एकड़ जो ज़मीन है, हाँ 400 एकड़ ज़मीन 400 एकड़ ज़मीन हेमा मालिनी को दिया गया मुंबई में और डांस एकेडमी खोलने के लिए। अच्छा। तो 400 एकड़ ज़मीन का जो प्राइस है, कीमत है, वो 70 करोड़ है, और हेमा मालिनी को दिया गया सिर्फ 1.7 लाख में दिया गया। मतलब कहने का मतलब इसको 2 लाख रुपया मान लीजिए। 70 करोड़ की ज़मीन हेमा मालिनी को केवल 2 लाख में दिया गया। अब आइए गुजरात में 45,000 एकड़ लैंड 45,000 एकड़ लैंड गुजरात में अडानी को दिया गया, हम्म और कितने दामों पर दिया गया? 1 रुपये से लेकर 32 रुपया पर स्क्वायर गज हम्म के भाव पर दिया गया, जो कि भारत में सबसे कम प्राइस पर हम्म अडानी को दिया गया। हम्म और उसके बाद उस जमीनों पर अडानी ने अपना पोर्ट और जो भी उसके स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसने अपना डेवलप किया। हम्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है एक ऐसा एरिया जिसमें एक ही तरह की इंडस्ट्रीज या कल कारखाने जो वहाँ पर लगाए जाते हैं। हम्म उसके लिए अडानी को 1 रुपया से 32 रुपये के बीच में पर स्क्वायर मीटर के दर से जो है 45,000 जो है ना 45,000 एकड़ लैंड गुजरात में इसी मोदी सरकार ने दिया। अब आइए वन तारा प्रोजेक्ट है, जो है अडानी जो अंबानी अंबानी का जो बेटा है अनंत अंबानी, उसके नाम जो है वन तारा प्रोजेक्ट दिया गया है गुजरात में। जो है वो जो है क्या नाम है एरिया, जामनगर। हम्म तो जामनगर में दिया गया,
और वो है 3000 एकड़। 3000 एकड़ जो है जमीन वन तारा प्रोजेक्ट के नाम पर दिया गया। ये सारे के सारे लैंड वहाँ के आदिवासियों के हैं, और आदिवासी जो गुजरात का है उसके पास एक गज जमीन रहने के लिए नहीं है। तमाम उनकी जमीनें छीनकर इसी बीजेपी की सरकार ने अपने उद्योगपतियों को दे दिया। तो ये जो है, जो अभी वर्तमान में जो आपका अडानी है, अडानी के पास इतना जमीन दिया है बीजेपी ने कि उसके सारे जमीन को एक जगह किया जाए तो जो आपका जो बड़ौदा जो सिटी है उसके बराबर जमीन दिया है। तो ये छोटा सा ये डेटा था। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी न हिंदू को खुश होने की जरूरत है, ना मुस्लिम को, ना सिख को, ना ईसाई को, क्योंकि बारी बारी से सभी का यही हाल होने वाला है। पहले उनकी जमीनें छीनी जाएंगी, फिर हिंदुओं के जो मंदिर हैं उसकी जमीनें छीनी जाएंगी, फिर गुरुद्वारे की जमीनें छीनी जाएंगी, और सारे के सारे जमीन ये अपने जो इनके चहेते लोग हैं, जो इनको दुनिया के लग्जरियस लाइफ जीने के लिए जो जो पैसे खर्च करते हैं, अर्थात अंबानी अडानी अपने दोस्तों को ये सारी की सारी जमीनें ये दे देंगे। इसलिए खुश किसी को नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक को इस मनुवादी, ब्राह्मणवादी, संविधान विरोधी, मानवता विरोधी सरकार का सफाया करना चाहिए। जी, तो आप मिले, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, समय दिया। तो आप कैसा लगा बातचीत? प्रतिक्रिया में आप लोग बताएँ। ये मैंने कोशिश किया जो भी चल रहा है, सारा क्वेश्चन इनसे लिया हूँ, और कुछ सवाल रह गए हो तो अगले वीडियो में बनाऊँगा। हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कैसा लगा बातचीत हमारी? एक प्रतिक्रिया में ज़रूर बताएँ। जय भीम, जय भारत। बहुत जय ज़्यादा भीम, समय जय दे भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।